रेडियो रिसीवर की जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी है टाइप्स ऑफ रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर हमारे निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है क्रिस्टल रेडियो रिसीवर, दूसरा होता है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी आर TRF रिसीवर, थर्ड हमारा होता है सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर या SHRR। तो फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो हमारा होगा वो है क्रिस्टल रेडियो रिसीवर। इसे हम क्रिस्टल रेडियो रिसीवर क्यों कहते हैं? इसे हम क्रिस्टल रेडियो रिसीवर इसलिए कहते हैं कि जो हम डिटेक्टर यूज करते हैं वो हमारा होता है क्रिस्टल डायोड डिटेक्टर, इसलिए इसको हम लोग क्रिस्टल रेडियो रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, तो इस रेडियो रिसीवर का जो प्रयोग करते हैं हम लोग डीमॉड्यूलेशन सर्किट पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, या हम अपने रिसीवर पे क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो इसका बहुत नॉर्मल सर्किट होता है। इसमें एक हमारा क्या होता है, एक एंटीना होता है, और इस एंटीने से हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये हमारी ट्यूनिंग कॉइल होती है, और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक डायोड डिटेक्टर का यूज करते हैं, जिसे हम लोग इनवलप डिटेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे आउटपुट पे हम लोग एम्प्टी सिग्नल प्राप्त करते हैं। ये हमारा जो है क्रिस्टल डायोड डिटेक्टर है, ये हमारा एंटीना है, ये जो हमारा है ट्यूनिंग कॉइल है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा ये एंटीना है, ठीक है, ये क्या करता है, किसी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, सेलेक्ट करेगा। इलेक्ट्रो जो हमारे ट्रांसमीटर से आती हुई वेव होती है, उसमें से किसी एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, ये सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करेगा कौन? ये जो हमारा क्या लगा है, एक ट्यून सर्किट या ट्यून कॉइल। ठीक है, ये जो आवश्यक फ्रिक्वेंसी होती है या वांटेड सिग्नल होता है, उस या हम रेडियो फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं, उसको क्या करेगा, सेलेक्ट करता है। तो सेलेक्ट करने के बाद ये सिग्नल, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है, तो हमारा सिग्नल कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे अगर एक हम मॉड्यूलेटेड वेव की बात करें, तो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव कुछ इस तरह से होता है। तो इस टाइप के सिग्नल को क्या करेगा, ये यहाँ पे ट्यून करेगा। ट्यून करने के बाद हम लोग किसको देते हैं, डायोड डिटेक्टर को। तो डायोड डिटेक्टर क्या करता है, सिग्नल को, जैसे ये डिटेक्टर काम ये होगा कि इस पे जो सिग्नल आएगा, तो ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए सिग्नल हमारा कुछ इस तरह से इस डायोड डिटेक्टर पर सिग्नल हमारे आ रहे हैं, तो ये सिग्नल को क्या करेगा, इसके एनवलप्स को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा ऐसे। ठीक, तो अब इसके आउटपुट पे जो सिग्नल हमको मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारे क्या होते हैं, यही हमारे एम्प्टी सिग्नल हैं। तो इनको आउटपुट पे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जनरेट कराते हैं, और यहाँ पे एक इनवलप डायोड डिटेक्टर को यूज किया जाता है, तो आउटपुट पे मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा जनरेट होता है। तो एक क्रिस्टल रेडियो रिसीवर का गुण क्या होता है, क्रिस्टल रेडियो रिसीवर अगर हम देखें तो हमारी जो सर्किट है क्या है, बहुत ही ईजी है। नॉर्मल एक कॉइल लगा है, एक डायोड लगा है, और एक हमने एंटीना यूज किया, जिसके कारण से सर्किट हमारी क्या होती है, सिंपल होती है। और इस सर्किट में हम कोई पावर सोर्स नहीं लगाते हैं या कोई बैटरी नहीं यूज करते हैं। ये जो हमारा सिग्नल्स आता है जब रिसीव करता है एंटीना, तो उसी रेडियो वेव से पावर को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। अब इसमें दोष क्या होंगे, हमारे रेडियो क्रिस्टल रेडियो रिसीवर का जो मेन दोष है, नॉर्मल सर्किट होने के कारण इसकी सेलेक्टिविटी हमारी क्या होगी, पुअर होगी, सेंसिटिविटी भी इसकी क्या होगी, पुअर होगी। बिकॉज अगर इस पर हाई फ्रिक्वेंसी हमारी अगर ऑपरेट होगी, तो उस पर सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी दोनों हमारी फॉलो बहुत कम करेंगी। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल रिसीवर में हम लोग एम्पलीफायर का प्रयोग नहीं करते हैं, तथा जिसके कारण से इसके आउटपुट में जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त होता है वो बहुत ही क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हमने पावर एम्पलीफायर का यूज नहीं किया है, जिसके कारण से हमारा सिग्नल कमज़ोर होता है।
सेकंड जो हमारा है वो ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर है। ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर जो होता है हमारा, ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी या उच्च फ्रीक्वेंसी पर वर्क नहीं करता, मतलब इसका परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर होता है। ये थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, हमारा काम करता है। क्योंकि जो ये रेडियो रिसीवर हमारा होता है ये ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर से बनाया जाता है। ठीक है, तो ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो बेसिक ब्लॉक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारा क्या होगा, एंटीना होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगा, सेलेक्ट करता है। ये हमारा होता है ट्यून्ड एम्पलीफायर। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक आरएफ एम्पलीफायर का यूज करेंगे। फिर इस आरएफ एम्पलीफायर के आउटपुट को डिटेक्टर में दे दिया जाता है। फिर डिटेक्टर से प्राप्त आउटपुट को ऑडियो एम्पलीफायर को दे देते हैं। फिर ऑडियो एम्पलीफायर से प्राप्त आउटपुट को पावर एम्पलीफायर को दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करते हैं, तो ये पावर एम्पलीफायर का आउटपुट हम लोग एक लाउड स्पीकर में देते हैं तथा इसके आउटपुट पे हम लोग साउंड वेव को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ट्यून्ड एम्पलीफायर काम क्या होता है, ट्यून्ड एम्पलीफायर किसी पार्टिकुलर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद फिर हम इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में दे देते हैं तथा पुनः इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं फिर सिग्नल को। तो यहाँ पे जो ट्यून्ड एम्पलीफायर होगा वो कुछ इस प्रकार की सिग्नल को या मॉड्यूलेटेड वेव को क्या करता है, प्राप्त करता है। ऐसे एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, इसको सेलेक्ट करेगा, फिर इसको एम्पलीफाई करेंगे, फिर हम लोग किसको देंगे, किसी डिटेक्टर को। तो यहाँ पे हम लोग इनवलप डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ इस तरह सिग्नल हमारा मिलता है। फिर इस सिग्नल का आउटपुट, इस डिटेक्टर का जो आउटपुट होगा वो हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से। तो ये जो सिग्नल होता है फिर हम लोग किसको देते हैं, एक ऑडियो एम्पलीफायर को। ऑडियो एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को पुनः क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। क्योंकि डिटेक्टर से जो प्राप्त सिग्नल्स होता है उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑडियो एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई करते हैं। अब ऑडियो एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर के बीच में हमने एक पावर एम्पलीफायर यूज किया है। तो पावर एम्पलीफायर हमने इसलिए यूज किया है कि अगर हम ऑडियो एम्पलीफायर से डायरेक्ट अगर लाउड स्पीकर में अगर हम सिग्नल को प्रोवाइड कराते हैं तो लाउड स्पीकर उस सिग्नल को मतलब ड्राइव नहीं कर पाता या उसको एक साउंड सिग्नल में चेंज करके आउटपुट पे जनरेट नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों के इसके आउटपुट और इसके इनपुट इम्पीडेंस में डिफरेंस होता है। तो अब इसमें हम करते क्या है, एक पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं जो क्या करता है कि जो हमारा ये अगर एक तरह से देखें तो यहाँ पे हमारा आरएस होगा, ये हमारा क्या होगा, आरएल। मतलब इस सोर्स, दोनों सोर्स को क्या करेगा, मतलब इक्वल करेगा, जिससे टोटल पावर हमारी क्या हो सके, इसमें ट्रांसफर की जा सके। तो पावर एम्पलीफायर मतलब दोनों के बीच, तो पावर एम्पलीफायर पावर ऑडियो एम्पलीफायर से प्राप्त सिग्नल में पावर को तब तक बढ़ाता रहता है जब तक कि वह सिग्नल उस लाउड स्पीकर के द्वारा ड्राइव करने योग्य न हो जाए। तो पावर एम्पलीफायर का काम इतना होता है। तो फिर उसके बाद लाउड स्पीकर क्या करता है, सिग्नल को फिर मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर क्या करता है, एक साउंड सिग्नल के रूप में जनरेट कर दे। एक तरह से हमारा क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है जो किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में या एक फ्रीक्वेंसी को दूसरे फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, अब इस रिसीवर के गुण क्या होंगे, ये सर्किट हमारी क्या होती है, ईजी होती है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इसमें ट्यून्ड एम्पलीफायर, डिटेक्टर, ऑडियो एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, देन लाउड स्पीकर लगाते हैं। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो अच्छी होती है। अब इस एम्पलीफायर में दोष हमारे क्या क्या होते हैं, पहला जैसे इनस्टेबिलिटी अगर इस पे हम इसके रिसीवर पे अगर हाई फ्रीक्वेंसी आती है तो हाई फ्रीक्वेंसी आने से इसकी इनस्टेबिलिटी में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। वो समस्या ये है कि इसमें अगर हम
अपने ट्यून्ड एम्पलीफायर को मल्टी स्टेज में अगर प्रयोग किया करें तो किसी कारणवश अगर आउटपुट का कुछ अंश अगर हमारे इनपुट में फीड हो गया तो क्या होगा, जिसके कारण से हमारे सिग्नल्स में क्या होंगे, वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे और रिसीवर हमारा क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाता है। दूसरी बात है हमारी किसकी, बैंडविड्थ की। सेकेंड मतलब बैंडविड्थ में परिवर्तन। तो बैंडविड्थ में या हम कह सकते हैं पहला हमारा क्या था, इनस्टेबिलिटी, दूसरा हमारा है वेरिएशन ऑफ बैंडविड्थ। तो वेरिएशन ऑफ बैंडविड्थ कैसे करेगी, तो फार्मूला क्या होता है, क्यू एफ आर अपान बैंडविड्थ। ये हमारा एक ट्यून्ड एम्पलीफायर का क्या होता है, मतलब ट्यून्ड रेजोनेंस सर्किट का क्या है, एक क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है। तो रिसीवर की ट्यून्ड रेंज में अगर बैंड परिवर्तित हो जाती है तो बैंड के परिवर्तन होने के कारण सेलेक्टिविटी पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। मतलब अगर ये बैंडविड्थ हमारी इंक्रीज करेगी तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर हमारा पुअर होगा। तो अगर क्वालिटी फैक्टर हमारा पुअर होगा तो सेलेक्टिविटी हमारी क्या होने लगेगी, पुअर हो जाएगी। अब सेलेक्टिविटी पुअर होने के कारण, क्योंकि हम सेलेक्टिविटी बेस्ड क्या मानेंगे, मतलब अगर जिसे हमारी बैंड अगर इंक्रीज कर रही है, जैसे ऐसे बैंड इंक्रीज और हमारा क्या होना, शार्प होना चाहिए एकदम। तो जितना ये शार्प होगा क्वालिटी फैक्टर, वो सेलेक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी। और अगर बैंड हमारी ज़्यादा होगी तो उस पर सेलेक्टिविटी हमारी क्या होती जाएगी, पुअर होती जाएगी। तो जिसके कारण से जो हमारा ये रिसीवर है वो क्या करता है कि जो और भी अगल बगल फ्रीक्वेंसी आती हैं उनको भी क्या करने लगता है, सेलेक्ट करने लगता है, जिसके कारण से बैंड में हमारा क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, पुअर सेलेक्टिविटी। ठीक है, पुअर सेलेक्टिविटी क्या होगी हमारी, जैसा कि बैंड में अगर हमारा क्या है, अगर बैंड हमारी क्या है, परिवर्तित हो रही है तो हमारे क्या होगा, बैंड परिवर्तित होगी, सेलेक्टिविटी पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो अगर हमारा तो क्या है मतलब तो इसमें एक ही ट्यून सर्किट प्रयोग होने के कारण इसकी सेलेक्टिविटी डबल ट्यून सर्किट की तुलना में अच्छी नहीं होगी तथा ट्यून रिसीवर के अधिक ट्यून सर्किट का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई आरएफ एम्पलीफायर होते हैं तथा अधिक ट्यून सर्किटों को एक साथ ट्यून करना संभव नहीं है।